Good morning, class 12B. Now we will start a new heading, energy level diagram of hydrogen atom. लास्ट टर्न पे हम लोग ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम की में nth ऑर्बिट की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो उस फॉर्मूले से मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, वेर इसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी अगर रखूं तो देखिए क्या आएगा। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो एनर्जी आ जाएगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 3 रखा मैंने तो एनर्जी आ गई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n की वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो एनर्जी आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह जब हम इन्फिनिटी रखेंगे चिल्ड्रन तो एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो उसको ग्राउंड स्टेट करते हैं। उसकी एनर्जी को मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है -13.6, और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ गैप ज़्यादा दिखाया है। इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसलिए गैप कम किया है। सिमिलरली जैसे जैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, गैप को मैंने कम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस डायग्राम से क्लियर भी होता है कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो द एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट कम क्लोजर एंड क्लोजर। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं पास आते चले जा रहे हैं। तो मैं इसको आखिरी में लिख दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, बोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, और हम लोगों ने बोस फ्रीक्वेंसी कंडीशन देखी थी, 4th पॉइंट था बोस एटॉमिक मॉडल का। तो उसमें हम लोग कहते थे बाय बोर्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोस फ्रीक्वेंसी कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला पढ़ा था, एच न्यू, जिसमें न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन थी। और nth लेवल की एनर्जी अगर हमें निकालना है, nth लेवल की एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला था me⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू, इसमें से काफ़ी टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उनको मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, me⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊँ, इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊँ तो जो आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू me⁴ अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो n1 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, ये याद रखेंगे कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2। ठीक है, यानी किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अच्छा, अब मैं इसमें न्यू की जगह अगर c/λ पुट कर दूं, देखिए h को तो मैं नीचे ले आ रहा हूँ तो ये आ गया
c by lambda is equal to m e to the power 4 upon 8 h cube epsilon naught square 1 upon n2 square minus 1 upon n1 स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, और c को भी नीचे ले आए तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m e टू द पावर 4 अपॉन 8 h क्यूब c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. इस पूरे टर्म को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल R सिंबल से और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट. कैपिटल R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट. याद रखेंगे कि इसमें जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू m e टू द पावर 4 अपॉन 8 h क्यूब c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है और इसकी वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट. रिडबर्ग RYDBER रिडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन मिल गया. हम लोग जो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, एक तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होगा. इसमें 1 अपॉन लैम्डा को बच्चों वेव नंबर बोलते हैं. 1 अपॉन लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर. ठीक है, और वेव नंबर को न्यू बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. ये चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग हमको देखनी है वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो जो लाइट इमिट करता है वो सभी एक सीरीज़ में आती हैं. उनकी स्पेक्ट्रम आती है लाइमन सीरीज़ में. यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट मीन्स जंप, ट्रांजिट from n is greater than 1 to n is equal to 1, then the emitted radiation fall in a series called लाइमन सीरीज. मैं शॉर्ट में LS लिख दे रहा हूँ. लाइमन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है, और सिमिलरली और लाइमन सीरीज की जो लाइट होगी वो सभी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है. जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा था n इज़ ग्रेटर देन 1 यानी n की वैल्यू 2 से 1 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 3 से 1 में, 4 से 1 में. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम n इज़ ग्रेटर देन 2 to n is equal to 2, then emitted radiation, उस केस में जितनी भी emitted radiation होंगी वो जिस सीरीज में आएंगी उसको हम बामर सीरीज कहते हैं. the emitted radiation falls in a series called बामर सीरीज. बामर. ठीक है, और बामर सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में आती है, विजिबल रीजन में. और इसका फॉर्मूला है, देखिए सेकंड में आएगा फाइनली, तो यहाँ n की वैल्यू 2 आई है. लेकिन अगर n इज़ ग्रेटर देन 3, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो n इज़ ग्रेटर देन 3 से n इज़ इक्वल टू 3 में आता है तो जितनी भी इमिटेड रेडिएशन है वो सभी एक सीरीज़ में आएंगी जिसको पास्चन सीरीज़ कहते हैं. उसका ये फॉर्मूला है. ठीक है, फ्रॉम n इज़ ग्रेटर देन 3 टू n इज़ इक्वल टू 3. सिमिलरली अगर n इज़ ग्रेटर देन 4 टू n इज़ इक्वल टू 4 में आएगा तो वो सभी ब्रैकेट सीरीज़ में आई जाएंगी. और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 से इलेक्ट्रॉन n इज़ इक्वल टू 5 में ट्रांजिट करेगा तो वो सभी जो है फंड सीरीज़ में आ जाती हैं. पास्चन, ब्रैकेट और फंड तीनों ही इंफ्रारेड रीजन में आता है. और इनमें से अगर किसी भी सीरीज़ की अगर लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो इसमें अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो हमें पता चल जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ,
और अगर जैसे 3 है तो 3 की यहाँ आएगा एन की वैल्यू 4 रख दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 रख दीजिए, और यहाँ 5 है तो अगला नंबर रख दीजिए, तो आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता चल जाएगी। तो मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है, बस नेक्स्ट नंबर रखेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता चल जाएगी।